नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की क्लास के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत में संविदावादी विचारक हॉब्स के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग उसकी एक क्लास आगे जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जॉन लॉक एक ऐसे विचारक हैं जो उद्योगपति परिवार में पैदा होते हैं। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता पूंजीपति थे। इसीलिए जब जॉन लॉक बड़े होते हैं तो इनका पूंजीवाद की ओर झुकाव बढ़ जाता है। उदारवाद के पिता माने जाते हैं और व्यक्तिवाद के प्रवर्तक बनते हैं। तो दोस्तों, जॉन लॉक के जो भी राजनीतिक विचार हैं, इनकी प्रसिद्ध कृति टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में देखने को मिलती है। पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट किसकी रचना है, तो जॉन लॉक की रचना है। तो राजनीतिक सिद्धांत की आज की क्लास में हम लोग जॉन लॉक के उस विचार को पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं। दोस्तों, नैसर्गिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार के विषय में जॉन लॉक ने जो विचार प्रकट किया वह बताया कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये तीन नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होते हैं। तीनों प्राकृतिक अधिकार प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होते हैं और यह नैसर्गिक अधिकार कैसा है? जन्मजात है। जन्मजात का मतलब होता है कि जन्म के साथ जब शिशु के रूप में मानव पैदा हुआ तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति नाम के अधिकार को अपने साथ में लेकर आया। परीक्षा में पूछा गया है, यह अधिकार क्या जन्म के पहले था या जन्म के बाद मिला या जन्म के साथ ही मिला? तो दोस्तों, जो नैसर्गिक अधिकार है वो जन्मजात है, अर्थात सभी मानव को जन्म के साथ ही प्राप्त हुआ है। तो ये तीनों अधिकार को कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता है। और यह प्राकृतिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार अविभाज्य है, निरंकुश है। जॉन लॉक कहते हैं कि जो नैसर्गिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, वह जन्मजात है, सभी मनुष्य को समान रूप से मिला है, किसी को कम ज़्यादा नहीं मिला है और जन्म के साथ ही मनुष्य लेकर आता है। और यह नैसर्गिक अधिकार अविभाज्य है, निरंकुश है, मतलब बांटा नहीं जा सकता है और इस पर कोई अंकुश नहीं है। तो ये हुई नैसर्गिक अधिकार की बात। अब आइए देखते हैं मानव स्वभाव। दोस्तों, नैसर्गिक अधिकार से थोड़ा तुलना भी कर लें हॉब्स के बारे में। हॉब्स जो प्राकृतिक अधिकार मानता था वो आत्मरक्षा को प्राकृतिक अधिकार मानता था, जबकि जॉन लॉक तीन प्राकृतिक अधिकार जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति को मानते हैं। और मानव स्वभाव के बारे में लॉक का क्या विचार है? लॉक कहते हैं मानव स्वभाव बहुत अच्छा होता है। भाई बोलेंगे क्यों नहीं मानो अच्छा होता है? क्योंकि पूंजीपति खानदान में जन्म लिया था, उद्योगपति खानदान में जन्म लिया था, तो उनके लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए सारे संसाधन उपलब्ध थे। इसीलिए कहते हैं कि मानव स्वभाव बहुत अच्छा है। जबकि जॉन लॉक का जब जन्म हुआ था, इंग्लैंड में गृह युद्ध मचा था और वह बहुत गरीबी में, बहुत समस्याओं में जीवन को गुजारा था। इसलिए हॉब्स कहता है कि मानव स्वभाव बहुत खराब होता है। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी समस्याओं के लिए हॉब्स को मुसीबत का सामना करना पड़ा था। जबकि जॉन लॉक कहते हैं मानव स्वभाव अच्छा है और वह सामाजिक प्राणी है। दोस्तों, पूछा जाता है किस विचारक ने कहा कि मनुष्य का स्वभाव बहुत सामाजिक होता है, सामाजिक प्राणी की तरह होता है और उसमें प्रेम, सहानुभूति और दया के गुण विद्यमान होते हैं।
जॉन लॉक ने कहा मानव स्वभाव के बारे में कि मानव का स्वभाव बहुत अच्छा है, वह सामाजिक प्राणी है और उसमें प्रेम, सहानुभूति और दया के गुण हैं। जबकि हॉब्स ने इसके ठीक विपरीत कहा था कि मनुष्य असामाजिक है, मनुष्य दुष्कर्मी है, लालची है, झगड़ालू है और वह एक दूसरे को देखकर हिंसा पर उतर आता है। तो मानव स्वभाव के बारे में बहुत सकारात्मक विचार जॉन लॉक के हैं। अब आइए देखते हैं प्राकृतिक अवस्था में जॉन लॉक क्या विचार देते हैं। दोस्तों, जॉन लॉक एक उदारवादी विचारक हैं। ये कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था संघर्ष विहीन अवस्था है और इसमें मानव बहुत शांति के साथ अपना जीवन सहयोग के साथ सद्भावनापूर्ण तरीके से मेल जोल से मानव एक दूसरे के साथ रहता है। कहाँ? प्राकृतिक अवस्था में। और इस अवस्था में सभी के प्राकृतिक अधिकार, इस अवस्था में सभी लोग प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। और वो प्राकृतिक अधिकार क्या है? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। और दोस्तों, ये जो प्राकृतिक अधिकार का सभी लोग प्रयोग करते हैं और प्राकृतिक कानून प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान है। प्राकृतिक कानून प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान है। और जॉन लॉक कहते हैं कि ये प्राकृतिक अवस्था जो है यह पूर्व राजनीतिक है लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं है। ध्यान देने वाली बात है। जॉन लॉक कहते हैं कि यह प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक तो है लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं है। इसके पहले के विचारक हॉब्स ने कहा था कि जो प्राकृतिक अवस्था है पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है, जबकि जॉन लॉक कह रहे हैं यह पूर्व राजनीतिक तो है लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं है। और जॉन लॉक कहते हैं कि यह प्राकृतिक अवस्था है, यह सहयोग, सद्भावना, मेल जोल, शांति के साथ वाली अवस्था है। सभी एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर हैं, सहभागिता है, भाईचारा है। लेकिन इस अवस्था में कुछ असुविधाएं भी हैं। कुछ असुविधाएं हैं। जैसे क्या असुविधाएं हैं? कोई निश्चित कानून नहीं है, कानून का कोई पालन करने वाला नहीं है, कोई कानून बनाने वाला नहीं है और कानून की अवज्ञा पर कोई दंड देने वाला नहीं है। अर्थात विधायिका नहीं है, कार्यपालिका नहीं है और न्यायपालिका नहीं है। तो यही कुछ अवस्थाएं हैं और इस अवस्था से बाहर निकलने के लिए जॉन लॉक कहते हैं जब कुछ असुविधाएं हैं तो उस असुविधा को दूर करने के लिए हम लोग आइए समझौता करते हैं। और दोस्तों, जो सामाजिक समझौता जॉन लॉक का है वह 2 समझौते कराते हैं। इसके पहले के विचारक हॉब्स सिर्फ एक सामाजिक समझौता कराता है, जबकि रूसो जो अगला विचारक है वो भी एक समझौता कराते हैं। जबकि जॉन लॉक जो दूसरे नंबर पे आते हैं, ये ट्रिक याद रखिए, जो दूसरे विचारक हैं वो 2 समझौते कराते हैं और पहले और तीसरे विचारक मतलब हॉब्स और रूसो एक ही समझौता कराते हैं। तो सामाजिक समझौते में पहले समझौते से जो पहला समझौता होता है वो सामाजिक समझौता होता है, दूसरा राजनीतिक समझौता होता है। और पहला जो समझौता है वह जनता के मध्य आपस में है और यह एक पक्षीय है, बिना शर्त है। जनता के मध्य आपस में पहला समझौता एक पक्षीय, बिना शर्त, और इसके परिणाम स्वरूप राज्य का जन्म होता है। जी हाँ दोस्तों, पहले समझौते के द्वारा ही राज्य का जन्म हो जाता है। और जो दूसरा समझौता है वह द्विपक्षीय है और यह जनता और शासक के मध्य होता है। और शासक जनता को वचन देता है कि मैं तुम्हारे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारे तीनों प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करूँगा, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति तीनों की रक्षा करूँगा। और यहीं पर
इन दोनों में सहमति बन जाती है, दोनों पार्टी में, और सहमति के बाद जॉन लॉक जो है ट्रस्ट शब्द का प्रयोग करता है। राज्य के लिए ट्रस्ट शब्द का प्रयोग करता है। जॉन लॉक ने जो समझौता स्थापित किया है उसमें सहमति का प्रयोग किया है, और यही दोस्तों लोकतंत्र की आधारशिला भी रख दिया है, उत्तरदायी लोकतंत्र की आधारशिला। और इसे ट्रस्ट से भी संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है कि सरकार जो है जनता की धरोहर है। सरकार जनता की धरोहर है। जनता जब चाहेगी इस सरकार सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। क्योंकि जब वह उसके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएगी तो जनता इस सत्ता से बेदखल कर देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि राज्य और सरकार के मध्य क्या संबंध है। दोस्तों, लॉक ने जो सामाजिक संविदा सिद्धांत प्रस्तुत किया था उसके बाद राज्य या सरकार का जो स्वरूप आया उसमें लॉक ने बताया सरकार सीमित होगी या विभाज्य होगी। सरकार कैसी होगी? सीमित होगी या विभाज्य होगी। जॉन लॉक ने बताया सरकार में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों तत्व सम्मिलित होंगे, तीनों घटक। विधायिका में जनप्रतिनिधि लोग बैठेंगे और कार्यपालिका जिसे मंत्रिपरिषद कहते हैं वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। किसके प्रति? विधायिका के प्रति। और न्यायपालिका न्याय का कार्य करेगी। तो इस तरह जॉन लॉक ने जो सरकार का स्वरूप प्रस्तुत किया उसमें उत्तरदायी सरकार की रूपरेखा समझ में आती है और संसदीय शासन प्रणाली की आधारशिला इस सरकार के माध्यम से स्थापित होती है। और दोस्तों, सीमित सरकार, जॉन लॉक सीमित सरकार, संवैधानिक राजतंत्र के समर्थक भी थे। संवैधानिक राजतंत्र और सीमित सरकार। तो इस तरह देखते हैं जॉन लॉक ने जो सरकार का स्वरूप प्रस्तुत किया, एक तरह से उत्तरदायी शासन और सीमित लोकतंत्र संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। अब राज्य और व्यक्ति के मध्य क्या संबंध होगा, इसमें आइए देखते हैं। जॉन लॉक, दोस्तों जॉन लॉक जो सामाजिक संविदा बताते हैं, कहते हैं कि जो जनता सामाजिक संविदा हुआ है वह प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। और ये प्राकृतिक अधिकार जो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इन तीनों प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने का वचन राज्य और सरकार ने दिया है। अगर जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में राज्य नाकाम रहती है, असफल रहती है, तो जनता को अधिकार है कि राज्य की सरकार को उखाड़ फेंके, और इसे ही लॉक की क्रांति का नाम दिया गया है। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि जॉन लॉक ने लगभग हर स्थिति में, लगभग प्रत्येक स्थिति में सरकार का विरोध करने का अधिकार जनता को सौंपा, और इसीलिए वो व्यक्तिवाद के जनक बन जाते हैं। इसीलिए व्यक्तिवाद के जनक बन जाते हैं। इसके पहले के विचारक टॉमस हॉब्स जो है कहते हैं कि जनता, जो राजा है वह बहुत कर्तव्यनिष्ठ है, कर्तव्यपरायण है, वह अपना दायित्व बोध जानता है, जनता के कल्याण की बात बहुत अच्छे से समझता है। लेकिन अगर राजा जनता के अपवाद स्वरूप, अगर राजा जनता के प्राणों की रक्षा करने में विफल रहती है, उस अवस्था में हॉब्स विरोध का अधिकार देते हैं। जबकि यहाँ हर स्थिति में जनता को विरोध का अधिकार सौंपकर जॉन लॉक
व्यक्तिवाद के जनक बन जाते हैं, जबकि थॉमस हॉब्स व्यक्तिवाद के प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं। और दोस्तों ऐसा करके जॉन लॉक हर स्थिति में सरकार के विरोध का अधिकार जनता को सौंपकर व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन बना देते हैं। व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन बना देते हैं, इसीलिए व्यक्तिवाद के जनक भी कहे जाते हैं। और दोस्तों जो प्राकृतिक अधिकार है, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, जो प्राकृतिक अधिकार है, कितने प्राकृतिक अधिकार हैं? 3 प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जॉन लॉक ने कहा 3 प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविदा हुआ है, और तीनों प्राकृतिक अधिकारों में दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संपत्ति का अधिकार है। और जॉन लॉक कहते हैं कि संपत्ति के अधिकार में ही ये दोनों अधिकार सम्मिलित हैं। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, संपत्ति की रक्षा के लिए है जॉन लॉक पूरा जी जान लगा देते हैं। परीक्षाओं में पूछा गया है कि जॉन लॉक का जो प्राकृतिक अधिकार है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति के अधिकार में ही जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जॉन लॉक सम्मिलित मानते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे जॉन लॉक अमेरिकी क्रांति के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। जॉन लॉक अमेरिकी क्रांति के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। साथ ही जॉन लॉक के विचारों का प्रभाव अमेरिकी संविधान पर भी पड़ा है। अमेरिकी संविधान पर एक विचारक का प्रभाव परिलक्षित होता है, वह कौन है? जॉन लॉक हैं। और दोस्तों उदारवाद का पिता अगर किसी को कहा जाता है तो वह जॉन लॉक ही हैं। और लॉक वह व्यक्ति थे जो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति से प्रभावित थे। रक्तहीन क्रांति का समर्थन भी किया था, प्रभावित भी थे। तो इंग्लैंड की ये 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति जो है उसके दर्शक माने जाते हैं। कौन? जॉन लॉक। तो दोस्तों इस तरह से हमने जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत को बहुत अच्छे तरह से पढ़ा, समझाने का प्रयास किया। और आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें कमेंट्स में करके बताइए कि सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, हम आपके समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। तो दोस्तों जाते जाते चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।